हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। रॉयल विहार बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी और कराई जा रही है। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि बस वीडियो को भाई साहब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको वहाँ पे एक इस प्रकार से घंटे का निशान दिखेगा। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी आपको आपके इस रॉयल विहार बोर्ड के चैनल पे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। समझ गए? सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। क्या होगा कि सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। मैं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज। इस प्रकार आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का पार्ट 4 वीडियो ये है। फिजिक्स का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिनमें सभी पार्ट्स में 2020 ऑब्जेक्टिव टाइप एवं न्यूमेरिकल मिक्स क्वेश्चंस हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और अभी तक आपने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये पार्ट 4 का वीडियो है। ये पार्ट 4 वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 4 वीडियो है। और पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। समझ गए? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। जितने भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड मैंने वीडियो के पार्ट्स बनाए हैं सभी में 20-20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं। इसमें भी फिजिक्स के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिनमें पहला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पहला प्रश्न है और ये क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि घरेलू, जिसको डोमेस्टिक भी बोलते हैं, घरेलू डोमेस्टिक या परिपथ में फ्यूज़ तार लगाए जाते हैं। घर में जो हमारे फ्यूज़ तार लगाए जाते हैं वो कहाँ, किस क्रम में लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी उदासीन तार में, और ऑप्शन नंबर डी कहीं भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, इन सीरीज़ में, इन सीरीज़ श्रेणी क्रम में। घर में जो फ्यूज़ तार लगाए जाते हैं वो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच भाई साहब कहाँ लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ठंडे तार में, गर्म तार में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी अर्ध तार में, ऑप्शन नंबर डी कभी ठंडे तार में तो कभी गर्म तार में। ठंडे तार का मतलब क्या है, गर्म तार का मतलब क्या है, और अर्थ तार का मतलब क्या है? अर्थ तार, जिसको आप अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ तार जो होता है ये काला रंग का होता है। इसको उदासीन तार भी बोलते हैं। समझ गए? इस प्रकार से आपसे तार का रंग भी पूछ सकता है। गर्म तार का रंग लाल होता है। समझ गए? गर्म तार का रंग लाल
उदासीन तार का रंग जो होता है वो काला, उसके बाद भू अर्थयोजित जो तार होता है उसका रंग हरा होता है। समझ गए? इस प्रकार से स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार से लगाए जाते हैं। समझ गए? गर्म तार से लगाए जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक लाइन तथा पावर लाइन जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी और समांतर के मिश्रित क्रम में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। समझ गए? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा समांतर क्रम में। जो डोमेस्टिक लाइन मतलब घरेलू लाइन था, पावर लाइन, पावर लाइन मतलब जो आपका जो ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद और जो उससे भी अलग जगह से जहाँ से आपका बिजली आता है। समझ गए? इन पैरेलल में जुड़ा होता है, इन पैरेलल। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न ही एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 30 ओम, ऑप्शन नंबर बी 300 ओम, ऑप्शन नंबर सी 3000 ओम, और ऑप्शन नंबर डी 30,000 ओम। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 30,000 ओम होता है। समझ गए? 30,000 ओम होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। समझ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत वितरण के लिए किस वोल्टता की विद्युत उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1000 वोल्ट की, ऑप्शन नंबर बी 440 वोल्ट की, ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट की, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट की। जो हमारे घरेलू विद्युत वितरण के लिए जो विद्युत का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्टेज होता है। और आपसे इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी आवृत्ति की होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में किस वोल्टता था, किस फ्रीक्वेंसी की जो है विद्युत सप्लाई की जाती है। तो फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो आप बोलिएगा 50 हर्ट्ज। समझ गए? एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ कि फ्रीक्वेंसी यदि पूछता तो आप क्या बोलते? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है किसका? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉनों का, और ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों का, और ऑप्शन नंबर डी किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। आवेशन की जब क्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉनों का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब बार बार मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न को गवाइएगा नहीं। समझ गए? एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब कहिएगा वाह सर क्या क्वेश्चन करवाए थे। समझ गए? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी और चालक को प्रेरण द्वारा क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आवेशित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आवेशित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी उदासीन कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवेशित कर सकते हैं। किसी और चालक को प्रेरण द्वारा क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। किसी और चालक को प्रेरण द्वारा क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। समझ गए? सॉरी किसी और चालक को जो है प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। समझ गए? इसका आंसर ए नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है, ये राइट आंसर है। किसी और चालक को प्रेरण द्वारा जो है आवेशित नहीं किया जा सकता है। समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एक न्यूमेरिकल के जैसा है।
परंतु ये भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। समझ गए? क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें क्या दे रखा है उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप जो है सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या दे रखा है, एक चालक है, उस चालक पर 12.8 × 10⁻19 कूलम का जो है ऋण आवेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब n की वैल्यू पूछ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। और हमें दे रखा है क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू दे रखा है कितना, आवेश है 12.8 × 10⁻−19, क्यू की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू पूछ रही है। समझ गए? तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q = NE, Q = NE। इस फॉर्मूला से ये प्रश्न जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? Q का मान दे रखा है हमें, Q का मान क्या दे रखा है, ये जो है ये Q का वैल्यू है। समझ गए? Q का वैल्यू, और N का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और ई नहीं दिया है तो ई हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या जो होती है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। समझ गए? इस प्रकार से हमें ई की वैल्यू भी मिल गई और क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, और एन की वैल्यू इस कंडीशन में पूछ रहा है तो एन की वैल्यू बता देंगे। समझ गए? Q = NE होता है, Q = NE, और Q दे रखा है 12.8 × 10⁻−19 = N की वैल्यू पूछ रखी है, और E की वैल्यू हमें पता 1.6 × 10⁻−19 कूलम। समझ गए? तो इस कंडीशन में N = क्या हो जाएगा, 12.8 × 10⁻−90 बटे में ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू क्या दे रखी है, 1.6 × 10⁻−19। समझ गए? तो इस कंडीशन में ये 10⁻−19 से 10⁻−19 कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब 16 को 128 8 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 बार में ये कट जाएगा, 128/16। एन की वैल्यू ये है, इसका मान 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, सामान्य अवस्था से कितना अधिक है, इलेक्ट्रॉन 8 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर किस में 8 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। तो इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि धातुओं में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉनों के कारण, बी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, सी न्यूट्रॉनों के कारण, और ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं के निकट होने के कारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में विद्युत का चालन होता है। समझ गए? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। समझ गए? उसमें क्या नहीं होगा, विद्युत का चालन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा उसी प्रकार से क्वेश्चन था जो भी हम बनाए थे न्यूमेरिकल में। ये क्या कह रखा है कि एक चालक पर 11.2 × 10⁻−19 कूलम का धनावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम है। उसमें पूछा था अधिक हैं और इसमें कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रखा है। तो उसी फॉर्मूला से बनेगा Q = NE। समझ गए? Q = NE। Q की वैल्यू दे रखी है 11.2 × 10⁻−19, और N की वैल्यू पूछ रखी है, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। समझ गए?
तो यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, समझ गए। अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11.2 इंटू 10⁻19 वटे में 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये 10⁻19 से ये 10⁻19 कैंसल, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट उड़ जाएगा और 16 से 7 बार में ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7। ये राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। n इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो जाएगी, समझ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो जाएगी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रखा है कि एक तत्व के परमाणु की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन होंगे। तो इसमें एक कंडीशन को आप समझ लीजिए कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसको P से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन की संख्या ये बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के संख्या के। किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के संख्या के। ये प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है बिना देखे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक तत्व के परमाणु की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस परमाणु की कक्षा नाभिक में प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दे रखी है, 8। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, वो भी 8 ही होगी, समझ गए। चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों E इज इक्वल टू P होती है, दोनों इक्वल होती हैं। तो इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन 8 दे रखा है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, वो भी 8 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं तथा 11 प्रोटॉन हैं। इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि प्रोटॉन की संख्या इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, समझ गए। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, समझ गए। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रखी है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 11 ही हो जाएगी, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रखा है कि एक धनावेशित वस्तु है और एक ऋणावेशित वस्तु है। दोनों को समीप लाने पर उनके बीच क्या होगा, क्या उनके बीच लगेगा। तो एक धनावेशित कोई वस्तु है और एक ऋणावेशित वस्तु है। इन दोनों को यदि समीप में लाते हैं तो क्या होगा। तो जब एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा, समझ गए। क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आपको हर बार के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है, घरों में कौन सी धारा प्रयुक्त होती है। जो घरों में रहते हो, पंखा चलाते हो, टीवी चलाते हो, वो सब किस धारा पे चलती है, वो सब एसी करंट पर चलता है, समझ गए, अल्टरनेटिंग करंट। और हिंदी में इसी को लिखें तो इसका हिंदी होता प्रत्यावर्ती धारा। तो घरों में प्रयुक्त धारा क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दिष्ट धारा व प्रतिवर्ती धारा दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। घरों में प्रयुक्त धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विभवांतर,
और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आवेश, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है विभव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विभवांतर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सेल का जो सेल यानी बैटरी या सेल दोनों एक ही हुआ, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी और सेल एक ही हैं दोनों, समझ गए? सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी सेल की ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी विभव, ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी धातु का तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसमें क्या होता है, किसके कारण प्रवाहित होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रोटोनों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आयनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो किसी धात्विय तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक चालक है ए बी, एक चालक ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, धारा की दिशा होगी। मतलब एक चालक है ए बी, उसमें एक चालक मान लीजिए, इसे एक चालक है, ये मान लीजिए ये एक चालक है, इसका नाम ए और बी। ए बी एक चालक है, ए से बी की ओर क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इधर से इधर जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो धारा की दिशा क्या होगी? तो एक बात आप यहाँ पे समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित करेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा को ही धारा कहते हैं। धारा जिधर प्रवाहित होगी उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी, और इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होगी उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा जो है वो धारा के विपरीत है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा धारा के क्या है? धारा के विपरीत है। समझ गए? धारा के विपरीत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, तो धारा की दिशा जो होगी वो बी से ए की ओर बहेगी। क्या बहेगी? बी से ए की ओर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, 20 प्रश्न क्लियर होने वाला है। समझ गए? और ये भी एक न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल है। समझ गए? तो देखिए इसको क्या कह रहा है, तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा क्या होगा? समझ गए? धारा क्या होगा? तो धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T, और Q होता है NE। समझ गए? Q क्या होता है? NE। इतना बात आपको समझ में आया, दिमाग में गया इतना बात? Q NE होता है और I Q/T। इन दोनों फॉर्मूला को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो हमें दे क्या रखा है? 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रखा है। पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, I = Q/T और Q NE। समझ गए? NE। N का मान यहाँ पे हमें दे रखा है 2.5 × 10⁻18, और E बराबर हम खुद जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। समझ गए? इतना होता है। और हमसे पूछ क्या रखा है?
टाइम दिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दे रखा है टाइम। चूँकि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं तो टाइम क्या है 1 सेकेंड है। तो धारा पूछ रहा है तो जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। I इज इक्वल टू क्यू वटे में टी, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NE, और NE वटे में टी। यहाँ पे N का मान दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻18 गुणे E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश, और वटे में टाइम क्या दे रखा है 1। इसको कट्टम कुट्टी करते हैं कि -19 है और यहाँ +18 है, तो ये दोनों कट के 10⁻−1 बचेगा, समझ गए। और इन दोनों का पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 गुणे यहाँ पे भी एक 10 आ जाएगा, यहाँ 10⁻−1 आ गया, समझ गए। यहाँ 25 इंटू 16 इंटू 10⁻−1 वटे में 10 गुणे 10 हो गया। ये 10⁻−1 और ये जो है ये 10⁻−1 जो है ये 10⁻−1, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻−1 को हम 1 बटे में 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये 2 10 यहाँ था, तो अब इसको कट्टम कुट्टी कीजिए। 5 से 5 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में 10, 2 से 8 बार में जाएगा, फिर इधर 5 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में जाएगा इधर, फिर हमको क्या बच गया यहाँ पे 4 बटे में 10, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में। इस प्रकार से 2 बटे में 5 बचा है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.4 एम्पियर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गए 0.4 एम्पियर। इस प्रकार आज हम लोगों का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। ये प्रश्न जो आपको समझ में आया है ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ गए। बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर के या तो 2 नंबर के अवश्य आते हैं, समझ गए, साइंस के क्वेश्चंस में। तो इस प्रकार से आज हमने पार्ट 4 क्लियर कर दिया। टोटल 80 क्वेश्चन मैंने अभी तक जो है आप लोगों के बीच लाया हूँ, और 100 क्वेश्चन एक पार्ट और इसका आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट से, विद्युत धारा से। तो आपको विद्युत धारा में कोई जो है परेशानी नहीं होगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया, समझ गए, टोटल प्रश्न जो है वो हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, समझ गए, समझ गए। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, समझ गए। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, समझ गए, तब तक के लिए जय हिंद।